Good morning, dear students. I am Ansar Ahmed from Ziauddin Khan Memorial Senior Secondary School, providing you online class. Today we are going to discuss about power sharing. You know, power sharing, it is the first chapter of political science. पावर शेयरिंग के बारे में डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है और पावर शेयरिंग चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम मीनिंग इसको जानते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। पावर मीन्स होता है ताकत और शेयरिंग मीन्स होता है बंटवारा। इट मीन्स पावर शेयरिंग की मीनिंग आप निकाल सकते हैं ताकत का बंटवारा, यानी ताकत का बंटवारा कैसे किया जाए। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ताकत का बंटवारा क्या होता है, पावर शेयरिंग यहाँ पर क्यों लाया गया। तो यहाँ पर किसी कंट्री की पावर को बताया गया है कि किसी कंट्री का जो पावर होता है उसको कैसे शेयर किया जाता है। अगर हम एग्जांपल के तौर से इंडिया को लेते हैं तो इंडिया में भी पावर का शेयर किया गया है, पावर शेयरिंग ही यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे इंडिया में दो लेवल से गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है वो आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आप शॉर्ट में जान लीजिए कि पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो अलग से उसका डिवाइड किया गया है और जो स्टेट का पावर होता है उसका डिवीज़न अलग तरीके से किया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कंफर्म किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको गाइड किया है, डायरेक्शन दिया है कि कौन कौन सा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और कौन कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर को शेयर किया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि एक दूसरे के पावर में इंटरफियर ना लोग कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट ना कर सके या स्टेट गवर्नमेंट ना कर सके, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर दोनों का पावर शेयर नहीं किया गया होता तो जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एब्सोल्यूट पावर का यूज़ करती है और डिक्टेटरशिप की तरह हो जाती, डिक्टेटरशिप की तरह हो जाती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती। तो आमतौर से जो पावर शेयरिंग की जाती है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में की जाती है ताकि हर किसी के राइट का, हर किसी के हक का, अधिकार का ख्याल रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन जो ये आपका चैप्टर है इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंट्री का एग्जाम्पल लिया गया है। एक यूरोप का इम्पॉर्टेंट कंट्री है बेल्जियम और दूसरा हमारे इंडिया का पड़ोसी कंट्री, नेबरहुड कंट्री श्रीलंका। तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं कि बेल्जियम किस तरह का कंट्री है, उसका नेबरहुड कंट्री कौन है, उसका पड़ोसी कंट्री कौन है, उसकी कैपिटल कहाँ है। तो हम इसको मैप में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए बेल्जियम है। बेल्जियम, इसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। यहाँ देखिए ये ब्रुसेल्स है इसकी कैपिटल। और उसका जो नेबरहुड कंट्री है एक फ्रांस है। देखिए फ्रांस की बाउंड्री है, हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रांस की बाउंड्री है, देख रहे हैं, है ना। और अगर आप इसको और ऊपर ले जाएं तो आप कह सकते हैं कि फ्रांस की जो बाउंड्री है, जो फ्रांस की बाउंड्री है यहाँ से लेके ये सब आगे बढ़ जाएगी, यहाँ तक है। और दूसरा कलर हम चूज़ करते हैं। एक जर्मनी है इसकी नेबर कंट्री, पड़ोसी कंट्री। देखिए इसकी बाउंड्री यहाँ पर है, ये है। और तीसरी इसकी नेबरहुड कंट्री आप डिफरेंट कंट्री में ले लीजिए, ये लक्समबर्ग है। ये देखिए ये लक्समबर्ग है, ये लक्समबर्ग है, ठीक है। और एक और कंट्री आप इसका नेबरहुड कंट्री देखते हैं, नीदरलैंड। नीदरलैंड आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड है, ये इसकी बाउंड्री है। और अगर
सिर्फ बेल्जियम की आप बाउंड्री देखना चाहते हैं तो आप देख ही रहे हैं, सामने दिया हुआ है। बेल्जियम की जो बाउंड्री है वो पूरी ये सब है, यहाँ तक पूरी आ रही है। ये पूरी ये बेल्जियम ही है पूरा, समझ लीजिए। ये देखिए, ये बेल्जियम ही है ना। और इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। देखिए ब्रुसेल्स है। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक और मैप आएगा, उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके बुक में है ये बेल्जियम का मैप। देखिए बेल्जियम है और इस बेल्जियम को समझना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, जो ए पोर्शन है बेल्जियम का, नॉर्थ पोर्शन, नॉर्दर्न एरिया, इसको कहते थे फ्लेमिश रीजन, इसको फ्लेमिश रीजन कहते थे। और ये जो साउदर्न पोर्शन है बेल्जियम का, इसको बोलते थे वैलोनिया रीजन, वैलोनिया रीजन। और जो इसकी जो कैपिटल है इसको ब्रुसेल्स बोलते थे, ब्रुसेल्स है। ठीक है, ये तीन चीज़ें ध्यान दीजिए। इसको फ्लेमिश रीजन, ये फ्लेमिश रीजन है, और दूसरा ये वैलोनिया रीजन है। आपको ये ध्यान देना है कि जो डच बोलने वाले थे बेल्जियम में, जो डच स्पीकर थे, जो डच स्पीकिंग करते थे, वो सबसे ज़्यादा इस फ्लेमिश रीजन में रहते थे, इस फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले लोग थे वो डच स्पीकर थे, डच लैंग्वेज बोलने वाले थे। इनका परसेंटेज आप देखेंगे 59% था। इस फ्लेमिश रीजन में जो डच स्पीकर थे वो कितने थे? 59%। ये ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे ज़्यादा फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग डच स्पीकर थे और इनका जो परसेंटेज था वो 59% था। और जो ये पूरे बेल्जियम की बात बता रहा हूँ, और इसी रीजन में रहते थे डच स्पीकर्स, इसी नॉर्दर्न एरिया में ही रहते थे। और जो 40% लोग थे, 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, वो साउथ में रहते थे। इसको वैलोनिया रीजन बोला जाता था। वैलोनिया रीजन में इसमें 40% फ्रेंच के लोग रहते थे। क्लियर है? यानी आप कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी थी वो डच स्पीकर की थी बेल्जियम में। यानी कम्प्लीटली अगर बेल्जियम की बात करें तो जो मेजॉरिटी थी वो डच स्पीकर की थी, और जो माइनॉरिटी थे वो फ्रेंच स्पीकर की थी। लेकिन 1% जो बच रहे हैं वो जर्मन बोलने वाले थे, यानी जर्मन लैंग्वेज यूज करते थे, वो 1% थे। तो 1% जर्मन यूज़ करते थे। लेकिन जो ब्रुसेल्स एक कैपिटल है, ब्रुसेल्स, इसमें जो मेजॉरिटी थी वो फ्रेंच लोगों की थी, फ्रेंच स्पीकिंग वाले की थी। यानी ये फ्रेंच बोलने 80% लोग फ्रेंच बोलते थे ब्रुसेल्स में, और 20% डच बोलने वाले थे। आप कह सकते हैं कि सिर्फ अगर कैपिटल की बात करें ब्रुसेल्स में, वो डच माइनॉरिटी में थे लेकिन फ्रेंच वहाँ मेजॉरिटी में थे। ये अपने माइंड में अडॉप्ट कर लीजिए, पूरी तरीके से कंफ्यूज मत रहिएगा। ब्रुसेल्स में जो मेजॉरिटी थी वो फ्रेंच लोगों की थी, और जो डच लोगों की वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन अगर कंप्लीट पूरे बेल्जियम की बात करें तो जो मेजॉरिटी में थे वो डच स्पीकर थे और माइनॉरिटी फ्रेंच लोगों की थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसी को थोड़ा बताया गया है डिटेल में कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। वही चीज़ जो मैंने आपको। डियर स्टूडेंट, बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। हमारे इंडिया का जो स्टेट हरियाणा है, हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उससे आधा है, यानी हाफ है। तो हरियाणा के पॉपुलेशन का हाफ आप कह सकते हैं। तो बेल्जियम में 59% डच स्पीकर थे, 40% फ्रेंच स्पीकर थे। जो रिमेनिंग पॉपुलेशन स्पीकर थे वो जर्मन के लोग थे, यानी 1% जर्मन स्पीक करते थे। और आपको मैप में पूरा मैंने बताया है, इसको डिटेल से समझाया भी है। आप आगे देखिए, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है,
माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो काफ़ी रिच और पावरफुल थे, और जो उन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उनका ज़्यादा था, एजुकेशन भी ज़्यादा था, तो इसलिए डच और फ्रेंच के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता था, आपस में झगड़े होते थे। तो इसको दूर करने के लिए बेल्जियम मॉडल फॉलो किया गया, बेल्जियम मॉडल को लागू किया गया। आप देखेंगे आगे कि उसको कैसे लागू किया जाता है। और डच और फ्रेंच के बीच जो टेंशन था, सबसे ज़्यादा टेंशन वो 1950s और 1960s में था, 1950s और 1960s में था। अब आप आगे देखिए, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, और इस बेल्जियम की समझदारी को आप देखिए, समझदारी से कैसे काम किया, कैसे सूझबूझ से काम किया। एकोमोडेशन इन बेल्जियम में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लाई गई जिससे आपस के कॉन्फ्लिक्ट दूर किए गए। इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल। In Belgium, the government handled the community difference very well. Between 1970 और 1993, Belgium leaders amended their constitution 4 times, यानी कि 1970 और 1993 में 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, यानी उसमें कोई चीज़ें जोड़ी गई। जो भी कमियां थी पहले, जो कॉन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से आपस में टकराव होता था, उसको हटा करके नई चीज़ें जोड़ी गई ताकि दोनों लोग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो दूर हो जाए। तो ये नया मॉडल यहाँ लागू किया गया। अब आप इस मॉडल को देखेंगे कि बेल्जियम मॉडल में क्या क्या बातें शामिल थी, क्या क्या अडॉप्ट किया गया। तो उसमें नंबर 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे वो डच और फ्रेंच दोनों के मिनिस्टर्स बराबर बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि डच की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो डच के मिनिस्टर ज़्यादा होंगे, फ्रेंच के कम है तो कम, ऐसा कुछ नहीं। उसी प्रॉब्लम को दूर किया गया कि दोनों जब मिनिस्टर्स इक्वल होंगे तो दोनों सेटिस्फाई रहेंगे, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, फ्रेंच और डच स्पीकर्स के बराबर बराबर होंगे। लेकिन अगर सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच लैंग्वेज ग्रुप, अगर मान लीजिए कुछ स्पेशल लॉज की ज़रूरत है, कुछ स्पेशल लॉज बनाने हैं, तो इसमें जो दूसरा ग्रुप है उसका भी सपोर्ट ज़रूरी था, यानी कि सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग का सपोर्ट होना मस्ट था। कोई एक कम्युनिटी के लोग डिसीज़न नहीं ले सकते थे। ये लिखा है कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीज़न यूनिलैटरली, यानी एक तरफा कोई डिसीज़न कोई भी कम्युनिटी नहीं ले सकती थी। और सेकंड पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जाहिर सी बात है कि वो पहले पावरफुल थी, लेकिन बेल्जियम मॉडल में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया, और वो पावर इस तरीके से था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, यानी उसके अंडर में नहीं रहेगी, उनके ऑर्डर पे काम नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट रहेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से काम नहीं करेगी। इसी सेंस में यहाँ लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आज़ाद रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, अपने डिसीजन को ले सकेगी, है ना। वो अपने लोगों को, इस स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, उनके राइट्स का ख्याल रखते हुए अपने फैसले खुद कर सकती है। अब ऐसा रहेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती थी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स
ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्रुसेल्स में भी अलग गवर्नमेंट होगी, वहाँ की सेपरेट गवर्नमेंट होगी, और वहाँ पर भी सेम टू सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई थी उसी तरीके से काम करेगी। जैसे आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल है, ऐसे ही ब्रुसेल्स में भी हुआ कि दोनों वहाँ पर इक्वल रहेंगे, यानी कि जितने मिनिस्टर डच के रहेंगे उतने ही फ्रेंच के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रुसेल्स में अगर फ्रेंच के लोग मेजॉरिटी में है तो फ्रेंच के मिनिस्टर ज़्यादा रहेंगे और डच के कम रहेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर मेजॉरिटी में थे तो उनके मिनिस्टर ज़्यादा होने चाहिए, फ्रेंच माइनॉरिटी में थे उनके मिनिस्टर कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा कि दोनों मिनिस्टर इक्वल है, फ्रेंच और डच दोनों इक्वल मिनिस्टर्स हैं। इसी तरीके से ब्रुसेल्स में भी ऐसा किया गया कि अगर दोनों बराबर रहेंगे तो भी वहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मामला नहीं रहेगा। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया गया, इसी झगड़े को दूर किया गया कि वहाँ भी इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। नंबर 4 ध्यान देने की चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप कह सकते हैं कि ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं था जिस तरीके से बेल्जियम में गवर्नमेंट बनाई गई। जो 4th है सबसे इम्पोर्टेंट, अब आया भी था 2020 में। देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट आप रखिए। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This is community government. यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी टाइप की जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, उसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई बेल्जियम में जो किसी भी कंट्री में नहीं दिखाई देती है। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट 3 चीज़ों पर फोकस करती है, और ये 3 चीज़ क्या क्या हैं? उनका कल्चर, उनकी एजुकेशन, उनके लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए, उनके कल्चर, उनकी एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी और एक दूसरे का ख्याल रखेगी। यानी वो कहीं भी पूरे बेल्जियम में कोई भी सिटीज़न कहीं भी हो, उनके कल्चर, उनकी एजुकेशन, उनके लैंग्वेज पर ये फोकस करेगी कि उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। यानी इसीलिए वो इसका नाम ही रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये किसी भी कंट्री में इस टाइप की गवर्नमेंट नहीं बनाई गई है। डियर स्टूडेंट, आज हम बस यहीं तक आपको बताएंगे और कल हम श्रीलंका की स्टोरी को बताएंगे, स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ, बेल्जियम जैसी ही गवर्नमेंट बनती है कि इसके अगेंस्ट बनती है, ये भी आप देखिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप सोचते हैं कि मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9198581697। एक बार फिर सुन लीजिए, 9198581697। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, अब बाय नेम आप लिख दीजिए। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।